नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का ए पार्ट 3 है। ठीक, ये पार्ट 3 है। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट देख चुके हैं। ठीक, छोटा छोटा वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। ठीक, धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज का प्रश्न। चैनल पर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज का क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो इसका औसत घनत्व कितना है, तो इसका औसत घनत्व है 5.5। कितना है, 5.5। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है, इसका सही आंसर है 81%। ठीक, कितना है, 81%। दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी की विषुवत रेखा परिधि कितनी है। ठीक, विषुवत रेखा या रेखी परिधि कितनी है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखी परिधि है 40,076। कितना, 40,076 किलोमीटर। ठीक, 40,076 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। सही उत्तर है कोपरनिकस। क्या है, कोपरनिकस। कोपरनिकस जियोसेंट्रिक सिद्धांत के जगह हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए थे। वो बताए थे कि पृथ्वी केंद्र में स्थित नहीं है और सूर्य इसका चक्कर नहीं लगाता है। सूर्य केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। ठीक, ये कौन बोले थे, तो कोपरनिकस। और यही कोपरनिकस जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए थे 1543 ईस्वी में। ठीक, चलिए कितना में दिए थे, 1543 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन दिया था। तो लाप्लास दिए थे। ठीक, लाप्लास। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन दिया था। इनका सिद्धांत कौन दिया था। प्रवाल भित्ति का सिद्धांत दिए थे डार्विन। ठीक, कौन दिया था, डार्विन दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति ये सिद्धांत कौन दिया था। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत था हुएवेल का। किसका था, हुएवेल का था। ठीक, बहुत फेमस है इनका ज्वार भाटा की उत्पत्ति सिद्धांत। अगला है शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन दिया था। ये सिद्धांत कौन दिया था, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति। तो ये दिए थे बर्कनीज। ठीक,
कौन दिया था? दिए थे बर्कनेज। ठीक, ये सिद्धांत बर्कनेज दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अंतरा तारकी धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? अंतरा तारकी धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे ओटो स्मिथ। ओटो स्मिथ या स्मिथ भी होते हैं, दो में से कोई भी दे देता है। ठीक, ऑटो स्मिथ। चलिए अगला देखते हैं। अंतरातार्किक धूल परिकल्पना, ओटो स्मिथ। मैंने सिद्धांत के बारे में जितनी भी परिकल्पनाएं हैं सब इस पहले ही मैं चर्चा कर लिया था। ठीक, बीच में जो भी आ रहा है उसका रिवीजन भी हो जा रहा है। तारों की निःसृत गैस एवं धूल के राशि के पिंड को क्या कहते हैं? तारों की निःसृत गैस एवं धूल के राशि के पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं नेबुला। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? नेबुला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीहारिका क्या है? नीहारिका क्या है? तो नीहारिका एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का बादल है नीहारिका। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त नीहारिका से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त नीहारिका से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? तो ये है लाप्लास की। ठीक, किसकी है? तो ये है लाप्लास की। अगला है कि फिलामेंट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? फिलामेंट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये किया गया था ज्वारी परिकल्पना में। ठीक, कहाँ किया गया था? ज्वारी परिकल्पना में। ज्वारी परिकल्पना है किसका? तो ये है जेम्स और जेफरीज का। ठीक, जेम्स और जेफरीज का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किसी परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? कांट जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत की परिकल्पना किए थे वो कौन थे? तो थे वायव्य राशि परिकल्पना। वो थी वायव्य राशि परिकल्पना। अगला है, अगला सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा, इसी को बोलते हैं नोवा थ्योरी। नोवा थ्योरी। ठीक, इसी को बोलते हैं नोवा थ्योरी। कौन दिया था? तो ये दिए थे होयल एवं लिटिलटन।
ठीक, कौन दिया था? होयल एवं लिटिलटन दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जलवायु का वर्गीकरण कौन दिया था? जलवायु का वर्गीकरण कौन दिया था? तो जलवायु का वर्गीकरण जो दिए थे वो दिए थे त्रिवार्था। जलवायु का वर्गीकरण त्रिवार्था का था। आपर्दन चक्र सिद्धांत कौन दिया था? आपर्दन चक्र सिद्धांत कौन दिया था? तो आपर्दन चक्र सिद्धांत दिए थे पेंक। ठीक, कौन दिया था? पेंक दिए थे। आपर्दन चक्र सिद्धांत से संबंधित डेविस भी हैं। ठीक, तो दो में से एक पूछेगा किसी का नाम देकर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर कौन है? तो सही उत्तर है यूनानी। यूनानी विद्वानों ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधान या म्योत्तर किसे कहते हैं? प्रधान या म्योत्तर किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या म्योत्तर कहते हैं। ठीक, अगला है अधिकांश देश अपना मानक समय निश्चित करते हैं। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। उनका मानक समय कौन सा है? तो वो देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न क्या है? भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न क्या है? मध्याह्न इंग्लिश में इसी को लिखेगा मेरिडियन, इंग्लिश में लिखेगा मेरिडियन। ठीक, तो ये है 82.5 डिग्री। ठीक, 82.5 डिग्री पूर्व भारत में अपनाई गई 82.5 डिग्री पूर्व। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। प्रथम सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है? तो 66.5 डिग्री
66.66 उत्तरी अक्षांश को 66.66 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और अंटार्कटिक वृत्त जो होता है वो 66.66 दक्षिणी अक्षांश होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्य किसका अनुसरण करती है? वो सामान्यतः किसका अनुसरण करती है? तो करती है 180 डिग्री देशांतर का। ठीक, किसका करती है? तो 180 डिग्री देशांतर का करती है। ठीक, चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस स्थल क्षेत्र की समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है? कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है, तो वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, कौन है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, क्यों? क्यों विचलित है? कारण क्या है? तो कारण है समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, क्यों? कारण है समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है, इसीलिए वो विचलित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है? किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है? तो द्वीप हैं फिजी। ठीक, फिजी द्वीप के नज़दीक से गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है, तो उसकी तारीख क्या होती है? पश्चिम से पूर्व जब पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन घट जाती है। ठीक, पश्चिम से पूरब जब पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन घट जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? पृथ्वी की
सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। ठीक, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कितने समय में पूरा करती है? तो ये 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक, कितने समय में? 24 घंटे में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं। ठीक, उपसौर। और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक, अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अपसौर की स्थिति क्या होती है? अपसौर की स्थिति क्या होती है? तो अपसौर की स्थिति 4 जुलाई होती है। 4 जुलाई अपसौर की स्थिति होती है। और उपसौर की क्या होती है? उपसौर, उपसौर की 3 जनवरी होती है। चलिए अगला देखते हैं। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो ग्रीष्म अयनांत जो होता है वो 21 जून को होता है। ठीक, 21 जून को ग्रीष्म अयनांत होता है। अगला है, 2 बसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 2 बसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? तो 365 दिन का। ठीक, 365 दिन का अंतराल होता है। अगला है, कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यातप मार्च 21 एवं सितंबर 23 को प्राप्त करता है? तो कौन करता है? तय करता है भूमध्य रेखा। ठीक, कौन करता है? तय करता है भूमध्य रेखा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत कहाँ चमकता है? 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत कहाँ चमकता है? तो ये मकर रेखा पर। ठीक, कहाँ पे? मकर रेखा पर। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ठीक, कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। चलिए अगला देखते हैं।
मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? तो होता है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष से समतल की ओर झुका होना। पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष से समतल की ओर झुका होना। ठीक, ये रहे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।